नमस्कार दोस्तों, टीसीएम फैमिली में आपका एक बार फिर से वेलकम है मेरे माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, आज फाइनली ऑफिशियली नोटिस जो है आपका जेएनकेवी ने रिलीज कर दिया है आपके पेट काउंसलिंग को लेके। तो उस नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे न्यू चेंजेस इसमें हुए हैं, उन सभी चेंजेस को देखेंगे और कौन सी चीज़ें कहाँ से होती हैं वो हम चीज़ें सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि सबको एक सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं। तो सबसे पहले यदि आपको नोटिफिकेशन देखना है तो आप jnkv.org पर जाइए। यहाँ इंपॉर्टेंट्स अलर्ट में सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है पीएटी काउंसलिंग शेड्यूल सेशन 2024-25। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। चलिए इसको हम पढ़ते हैं कि भाई आखिर इसमें चीज़ें क्या क्या हैं। तो देखो, जो आपका ऑफलाइन नोटिफिकेशन शो हो रहा था वही है, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर है। तो वन बाय वन करके हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए 6 तारीख यानी कि कल आपका ये रिलीज हुआ है और आज आपके जेएनकेवी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है इसे। सबसे पहले तो देखो, इस बार जेएनकेवी को काउंसलिंग करवानी थी, लेकिन इस बार राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर ही काउंसलिंग करवा रहा है। पिछले साल भी इसने करवाई थी। अब यदि हम बात करते हैं काउंसलिंग में किस किस के कोर्सेज, तो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो 1, 2, 3, 4 ये डिग्री कोर्सेस हैं, यूजी प्रोग्राम्स है जिसके लिए काउंसलिंग हो रही है। काउंसलिंग जो आपकी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जो पीएटी 2024 आयोजित की गई थी उसके आधार पर, उसमें पात्र जो हैं उसके आधार पर होगी। और काउंसलिंग आप ऑनलाइन पूरी काउंसलिंग होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की जो होंगे 12 तारीख से स्टार्ट होंगे। अब देखिए, काउंसलिंग आप जेएनकेवी की वेबसाइट, RVSKVB की वेबसाइट और क्रिप्स ऑनलाइन के माध्यम से इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं तो देखो, ये चीज उस नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं थी मेरे बच्चे। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि भाई देखो, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ, उसमें वो नोटिफिकेशन उतना क्लियर नहीं था जो शो हो रहा था। ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन देखो, यहाँ में इन्होंने दिए रखा है कि भाई जो बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो श्रेणी दे रखी है और प्राप्त अंक, पीएटी 2024 में प्राप्त अंक कितने होने चाहिए तभी आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते। तो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, अनरिजर्व SC ST OBC, ठीक है, PWD, सब कुछ भाई समस्त पात्र अभ्यर्थी, कोई कैटेगरी नहीं है मार्क्स की कि आपके पैट में इतने मार्क्स आए। देखो बेटा, कई बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कट ऑफ है, तो कट ऑफ नहीं है बच्चे, ये मेरिट नहीं है आपकी, है ना। ये बस ये दे रखा है कि कम से कम एटलीस्ट 200 में से जिन बच्चों के मार्क्स इन कैटेगरीज में आए हैं वो बच्चे पात्र हैं इस काउंसलिंग में भाग लेने के, ठीक है। तो देखो, ये बीटेक का दे रखा है, ये बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का है। अब बात करते हैं SC कैटेगरी में फीमेल की। तो फीमेल जिनके 62 मार्क्स हैं वो इन तीनों कोर्सेज के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बीटेक के लिए आपको 52 मार्क्स चाहिए। SC कैटेगरी में समस्त अभ्यर्थी, SC कृषक अभ्यर्थी जिन्होंने कृषक प्रमाण पत्र भी लगाया है वो भी 62 मार्क्स। यदि बीटेक की बात करें तो 52। इसी तरीके से ST फीमेल के लिए 58 क्राइटेरिया रखा गया है। यदि आपके 58 मार्क्स हैं तो आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बीटेक में सभी बच्चे, आप जिनने पेपर दिया है, एग्जाम दिया है पैट का, वो एलिजिबल है। इसी तरीके से इस ST कृषक अभ्यर्थी एवं समस्त ST मेल जो है ना, तो उनके लिए सभी के लिए 58 मार्क्स है भाई, और बाकी समस्त अभ्यर्थी पार। तो देखिए भाई, ST वाले बच्चों के लिए कितना रिलैक्सेशन है यहाँ पर। यदि हम बात करते हैं OBC फीमेल की तो 68 क्राइटेरिया रखा है, मिनिमम आपका 68 स्कोर होना चाहिए पैट में। बीटेक वाले बच्चों के लिए 64 होना चाहिए। OBC कैटेगरी की बात की जाए तो OBC में मेल
कृषक एवं दोनों के लिए, तो देखो यहाँ पर 80 रखा गया है, ये क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है बच्चे। ये प्रीवियसली 70 था शायद, है ना, ये कितना था, 70 था। इस बार देखिए आपका कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है बच्चे, क्या हो रहा है, कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से ये क्राइटेरिया आपका बढ़ा दिया गया है ना, ये क्राइटेरिया क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, आप खुद देख सकते हैं। यानी अब आपको 80 मार्क्स जिन ओबीसी बच्चों के, लड़कों के, ठीक है, 80 नंबर हैं बॉयज में, भाई वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, चाहे ओबीसी हो चाहे जर्नल, आपको मिनिमम 80 रखे गए। तो जिन बच्चे अभी मेरे को मैसेज करके बहुत हर जगह पूछते थे सर 75 नंबर है, मैंने पहले ही बोला था बेटा 75 वाले दूर ही रहे, ठीक है, 75 से 80 वाले दूर ही रहे, ठीक है। इसके बाद बीटेक में यदि 71 है तो आप बीटेक में कर सकते हैं। बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिया है वो सभी पात्र हैं। तो ये क्राइटेरिया रखा गया है, यदि आपके पैट में इतने मार्क्स हैं, ठीक है, इन कैटेगरीज में आपके इतने मार्क्स हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखिए बच्चे, इन मार्क्स को आप कट ऑफ नहीं समझना या मेरिट नहीं समझना, ये मार्क्स जनरली इन्होंने बोला है कि 200 में से यदि आपने पैट का पेपर दिया, इतने मार्क्स आए तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखो ये इन्होंने क्राइटेरिया दे दिया। अब मैं सच बात बताऊं, जिन बच्चों के 80 नंबर हैं, लड़कियों के 68 हैं, इनमें 58-62 हैं, बेटा बिल्कुल पार्टिसिपेट मत करना, मैं सच बात बता रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ ये आप लोग क्या करोगे, 550 रुपये जो इनकी ऑनलाइन काउंसलिंग का शुल्क है वो दे दोगे फ्री में, तो इनका ही फायदा होगा, कॉलेज वालों का फायदा होगा। तो भैया 80 है ना, 80 वाले तो बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं करना। जिनके 90+ मार्क्स है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, 90 मार्क्स है यदि जर्नल ओबीसी में, भाई आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप खुद ही जानते हैं इतने कम में तो कुछ होने वाला नहीं, तो अभी हमें और भी आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तालिका आप देख सकते हो, डेट वगैरह आपको पता ही चल गई होगी। तो 12 से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हम 1 बाय 1 करके प्रोसीजर बताएंगे क्या क्या आपका रहने वाला है ना। और 18 को आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, 25 को ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। और 25 से काउंसलिंग शुल्क का भी भुगतान हो जाएगा, और 30 तारीख से आपके महाविद्यालय में आपको कॉलेजेस आवंटित हो जाएंगे, ठीक है। बाकी काउंसलिंग के लिए दे रखा है यहाँ पर आपको ये कुछ नियम है। आप देखो, प्रवेश नियम, काउंसलिंग प्रक्रिया, शुल्क की विस्तृत जानकारी आप इन वेबसाइट पर देख सकते हैं। आपको जो नियम थे 2024 में, उस पे आधार पर जो पीएटी का रूल बुक आया था उसके आधार पर आपका एडमिशन होगा। सभी पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन निम्न केंद्रों पर होगा। तो देखो भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा, जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंज बासौदा, वारासिवनी, बालाघाट, पवारखेड़ा, होशंगाबाद, उद्यान की महाविद्यालय मंदसौर, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर, आंचलिक अनुसंधान केंद्र चंदगांव, छिंदवाड़ा, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र सागर, कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना, भी इन केंद्रों में आप जा सकते हैं। पेमेंट सीट उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा, बेटा साफ साफ लिखा है, जिन्होंने फॉर्म भरते इस टाइम पेमेंट सीट पर यस लिखा था, उन्हीं को मिलेगा। बाकी बच्चे परेशान मत होना। बाकी सब जो भी पैरामीटर हैं वो रूल बुक 2024 के अकॉर्डिंग होंगे आपके, और सभी प्रमाण पत्र जो दर्शाए गए थे वो लाना अनिवार्य है। जो आपने उसमें देखो, जो आपने लगाया है फॉर्म भरते टाइम, वो सभी लाने। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक जो प्रमाण पत्र इशू होता है वो लाना है। आवश्यक प्रमाण पत्रों की रंगीन छाया प्रति, बेटा ये देखिए, कलर्ड फोटोकॉपी आपको महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करनी है, और हो सके तो आपको कलर्ड जो है ना ये ले जानी है वेरिफिकेशन के टाइम, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के टाइम आपको कलर्ड फोटोकॉपी ले जानी, इसी को अटेस्टेड करेंगे अधिकारी, उसी को आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करेंगे, और यही आपको वहां पर जमा करनी होगी जब आपको महाविद्यालय में प्रवेश होगा, ठीक है। तो ये वही है। अब भाई इनके, आप कई बच्चे बोलते कितने सेट करवा लें, बेटा कुछ नहीं करवाना, सिर्फ एक सेट ही रखना है आपको करवा के, फालतू का पैसा बर्बाद नहीं करना है कलर फोटोकॉपी में, एक सेट आपको सभी का करना है। अपग्रेडेशन का विकल्प केवल प्रथम चक्र में ही उपलब्ध, यानी फर्स्ट काउंसलिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारी चीजें हमें देखनी है। देखिए भाई, ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग कितने चरण है, 6 चरण है।
फर्स्ट में आपको क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। सेकंड में आपको क्या होगा, ऑनलाइन प्राथमिकता क्रम चयन एवं ऑनलाइन आवेदन पोर्टल शुल्क का भुगतान। देखिए पहले तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन की फीस भी लगेगी, अभी आगे पता चलेगा कितनी फीस रखी है। इसके बाद अब फिर आपको कॉलेज का क्या करना है, प्रेफरेंस भरना है ना, ऑनलाइन प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग, और पेमेंट भी करनी है आपको पोर्टल फी की। इसके बाद में तीसरा है फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उन सेंटर्स पे जाने जो बताए गए हैं आपको। चौथा होगा ऑनलाइन अलॉटमेंट, आपके लिए कॉलेज का अलॉटमेंट होगा, ठीक है। अब जैसे ही आपका जो चौथा चरण होता है कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाता है, इसके बाद पांचवा चरण आएगा ऑनलाइन आंशिक शिक्षण या काउंसिल शुल्क का भुगतान। इस स्टेज पर बेटा आपको 5,000 फीस पे करके अपनी सीट को लॉक करना है। तो बहुत सारे बच्चे डाउट में थे कि सर ये 5,000 फीस कब करनी, नहीं बेटा देखो यहाँ पर तो आपको जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर 550 रुपये आपको फीस पे करनी है, ठीक है। काउंसलिंग और प्रेफरेंस भरते टाइम पोर्टल फीस जो रहेगी, रजिस्ट्रेशन कर लेना है, रजिस्ट्रेशन का शुल्क है। फिर इसके बाद में आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी है और फीस भरनी। इसके बाद जैसे ही आपका क्या होगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, इसके लिए लॉक करना पड़ेगा आपको 5,000 रुपये का वो भर के, फीस भर के, ठीक है। अब इसके बाद आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश होगा, छठवां आपका स्टेज। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, ठीक है, उसमें आपको इन डॉक्यूमेंट के साथ उपस्थित होना होगा, इस 5,000 की रसीद के साथ, इन सभी रिसिप्ट के साथ, और बाकी की रिमेनिंग फीस भी आपको जमा करनी पड़ेगी। काउंसलिंग में अहर्कारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सम्मिलित होने वाले समस्त श्रेणी के अभ्यर्थी को उपरोक्त सभी चरण 1 से 6 तक का पालन करना होगा। देखिए भाई 1 से 6 तक का पालन आपको करना होगा हर हाल में, तब जाके आपको सेकंड काउंसलिंग मिलेगी, ठीक है भाई, समझ गई है। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना बेटा। ऑनलाइन पंजीयन, ऑनलाइन पंजीयन की बात की जाए तो देखो सबसे पहले आप कहां पर आप पंजीयन करवा सकते हैं, साफ साफ लिखा गया है। इन आप दोनों विश्वविद्यालय की वेबसाइट और क्रिप्स ऑनलाइन पर भी आप ऑनलाइन पंजीयन करवा सकते हैं। देखो पंजीयन कैसे होगा, सफलतापूर्वक पंजीयन उपरांत आपको आईडी एवं पासवर्ड जो आप ईमेल आईडी डालेंगे वहां पर मिलेगा। अगली बार अभ्यर्थी अपनी आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकेंगे। सभी अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए पासवर्ड सुरक्षित व गोपनीय रखें ताकि समय पर आवश्यक उसका उपयोग करने में परेशानी ना हो। तो भैया देखो ईमेल पर आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, पासवर्ड को संभाल के रखना है, उसी से बार बार आपको अपना लॉगिन करके अपडेट देखना है। अभ्यर्थी को यह सुविधा रहेगी कि वह कभी भी अपना पासवर्ड बदल सकता है और फॉरवर्ड पासवर्ड जाके आप अपना पासवर्ड रीसेट या चेंज भी कर सकते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है आपका प्राथमिकता क्रम चयन यानी पोर्टल शुल्क का भुगतान। देखिए जब अभ्यर्थी क्या कर लेगा, क्या लिखा गया है, सफलतापूर्वक लॉगिन पश्चात अभ्यर्थी अपने पीएटी रोल नंबर तथा जन्म तिथि का उपयोग कर पाठ्यक्रमवार संस्थानों महाविद्यालयों का प्राथमिकता क्रम से चयन कर सकेंगे। इसके बाद आता है आपका चॉइस फिलिंग, यानी जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर दूसरा स्टेप रहेगा चॉइस फिलिंग का। इस कार्रवाई के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना है। अभ्यर्थी को सभी उपलब्ध महाविद्यालयों पाठ्यक्रम प्राथमिकता अनुसार ऑनलाइन चयन करना होगा। भाई चॉइस फिलिंग करना है, तो अब यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना है और लॉक करना है, ठीक है। देखो बेटा चॉइस फिलिंग करना है तो मैंने एक वीडियो बनाया था रैंकिंग वाइज हमारे एमपी के जो भी कॉलेज हैं, तो जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जैसे सबसे पहले आपको डालना है आरबीएस केबीवी। चॉइस फिलिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा क्या क्या कॉलेज करना है, बस ये है। फिर इसके बाद क्या करना है, संतुष्टि हो जाएगी भाई। इसके बाद आपको शुल्क भुगतान करनी है अभ्यर्थियों को। देखो यहाँ पर 550 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा जो नॉन रिफंडेबल, ये 550 रुपये यहाँ लगेंगे बच्चे आपके, ये नॉन रिफंडेबल हैं, ये रिफंड नहीं होंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भैया यदि आपके मार्क्स अच्छे हैं तभी 550 रुपये की चढ़ोतरी देना, नहीं तो नहीं देना भाई। 60, 62, 75 या 80 नंबर वाले बिल्कुल मत करना बेटा, ठीक है। इसके बाद देखो इस पावती को आपको संभाल कर रखना है, आप ऑनलाइन शुल्क वगैरह दे सकते हैं। तीसरा है डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन, भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये। देखो ऑनलाइन पंजीयन के बाद अभ्यर्थी द्वारा इच्छित प्राथमिक क्रम को लॉक करने के पश्चात सर्वप्रथम सत्यापन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने निम्नलिखित मूल दस्तावेज
निकट महाविद्यालय में देखो मूल दस्तावेज, साथ ही साथ आपको यहाँ पर आपको जो कलर्ड फोटोकॉपी की है वो भी लेकर जानी है, ठीक है। अब आपको अपने इतने देखो पीएटी की अंक सूची भाई सभी लोग निकाल लेना, आपका स्कोर कार्ड जो आया होगा, 10वीं की अंक सूची और उसके साथ जो प्रमाण पत्र लगा रहता है वो लेके जाना है, 12वीं की अंक सूची और प्रमाण पत्र लेके जाना है, जाति प्रमाण पत्र यदि आपका बना है जो भी कास्ट के हैं, SC ST OBC जो भी है आपको लेके जाना है, आय प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो वो भी लेके जाना है, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र भी लेके जाना है, यदि आपने कृषक प्रमाण पत्र लगाया है, ठीक है, KPP लगाया है तो वो भी लेके जाना है। अब कई बच्चों के डाउट है कि सर KPP यानी कृषि प्रमाण पत्र का फॉर्मेट क्या है, तो भैया इस फॉर्मेट के लिए आपको क्या करना है, हमारा नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। मैं अभी आज ही ये सारे के सारे आपको प्रमाण पत्र डाल दूंगा कि किसान प्रमाण पत्र हो गया, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र लगाया आपका बना होगा तो वो भी लेके जाना है, यदि आपका गैप है तो गैप प्रमाण पत्र लेके जाना। देखो बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, तो बच्चे गैप सर्टिफिकेट आपको नोटरी के अधिकारी से जो तहसीली में बैठते हैं या फिर कोर्ट वगैरह कचहरी में, तो नोटरी वाले के यहाँ जाना है और एक स्टाम्प पे आपको एक प्रमाण पत्र बना के दे देंगे वो कि भैया हमने 1 साल का गैप लिया था तैयारी करने या 2 साल का गैप लिया था तैयारी करने, ठीक है। इस तरीके से आपको लेके जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लेके जाना है ना भाई, याद रखना ये चीज। इसके बाद में 1 मिनट, हाँ तो मैंने बता दिया गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा। बाकी यदि आपको फॉर्मेट देखना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर मिल जाएगा, कृषि प्रमाण पत्र का फॉर्मेट भी मिल जाएगा, गैप सर्टिफिकेट, EWS का तो बना ही होगा आपका, यदि आप हैंडीकैप हैं तो दिव्यांग हैं आप तो आपको दिव्यांग कैटेगरी का जो आपका सर्टिफिकेट मिलता है कहाँ से बना होगा, ये जिला चिकित्सालय से वो लेके जाना। और ऑनलाइन आवेदन जो आपने भरा है उसका प्रिंट आउट एवं शुल्क भुगतान की पावती, जो 550 रुपये शुल्क उसकी पावती, और साथ ही साथ जो आपने ऑनलाइन ये भरा हुआ है उसको भी आपको लेके जाना है, जो आप भरोगे चॉइस फिलिंग वगैरह पूरा का पूरा ऑनलाइन जो आवेदन किया है उसका प्रिंट आउट लेके जाना। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं विद्यार्थियों, याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो भाई बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ें। इसके बाद में देखो बेटा, यहाँ पर मैं सच बात बता दूं, यहाँ पर जो आप बोल रहे हो ना आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मेडिकल सर्टिफिकेट बिल्कुल भी यहाँ पर जिक्र नहीं है, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट का कुछ नहीं करना है, ना इधर उधर भागना है, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट का कुछ भी जिक्र नहीं है, वो कॉलेज टाइम में कॉलेज वाले मंगाते हैं तो उस टाइम पर लगा देना, लेकिन अभी कुछ नहीं करना है, अभी ना भागना है, सिर्फ इतनी डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कर लो। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए भाग रहे हो, कोई नीड नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद महाविद्यालय पर मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापस कर दिए जाएंगे, जो भी आपके वेरिफिकेशन करवाने ले जाओगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वहां पर वेरिफिकेशन के बाद आपको वापस कर दिए जाएंगे। महाविद्यालय अभ्यर्थियों को एलिजिबल यानी योग्य और अयोग्य होने की पावती जारी करेगा। एक बात याद रखना, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पर आपको रिटर्न में एक पावती मिलेगी कि आपके डॉक्यूमेंट सभी हैं तो वो एलिजिबल लिख देंगे, और गलत हैं और कुछ डॉक्यूमेंट कम है तो वो एक समय दे देंगे, ठीक है। अब देखो, किसी दस्तावेज के उपलब्ध ना करा पाने पर, सही दस्तावेज ना करा पाने पर नॉट एलिजिबल अभ्यर्थी सत्यापन की अंतिम तिथि के पूर्व पुनः उपस्थित होकर अपना सही चाहे गए दस्तावेजों का सत्यापन। अब देखो भाई, जैसे आप दस्तावेज लेकर गए और किसी कारणवश आपने गलत डॉक्यूमेंट लेकर चले गए, तो वो अधिकारी जो बैठा है वेरिफिकेशन करने वाला, वो आपको बता देगा कि भैया लास्ट डेट ये है तो आप इसको सही करा के ले आइए, आप फिर से वो करवा सकते, तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। अब इसके बाद सत्यापन की अंतिम तिथि के पूर्व मूल दस्तावेजों को निम्नलिखित महाविद्यालयों में, तो देखो ये कृषि महाविद्यालय हैं, उद्यानिकी महाविद्यालय हैं, ठीक है, अभियांत्रिकी महाविद्यालय हैं, और आंचलिक कृषि क्षेत्र जो हैं आपके कहाँ के हैं, आंचलिक कृषि क्षेत्र जो आपके हैं भाई जबलपुर और सागर,
है ना, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र सिर्फ सागर। ठीक है भाई, सिर्फ सागर में ही आप करवा सकते हैं। यहाँ सागर में जो कृषि अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर भी आके आप करवा सकते हैं। चौथा होगा अब आपको होगा अलॉटमेंट कॉलेज का। ठीक है, तो देखो पीएटी में प्राप्त अंक अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता क्रम के प्रवेश नियमों के आधार पर कॉमन मेरिट के अनुसार समय सारणी के अनुसार आवंटित किया जाएगा। तो भैया चौथा क्रम है आपका जो फर्स्ट काउंसलिंग का, क्या आएगा भाई, फर्स्ट काउंसलिंग का मेरिट आएगा। और मेरिट के आधार पर देखो, मेरिट के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, अब जो इसका प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आईडी पासवर्ड डालकर प्राप्त कर सकते हैं। तो अपना आईडी पासवर्ड जो है उसी पर आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। पांचवा है, अब जैसे ही कॉलेज अलॉट होगा आपको तो ऑनलाइन आंशिक शिक्षण काउंसलिंग शुल्क का भुगतान करना है, ऑनलाइन पार्ट पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस। ठीक है, अब देखो यहां आपको 5,000 फीस भरनी है। देखो जैसे ही आपको कॉलेज मिला, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जो काउंसलिंग शुल्क है 5,000 रुपये, इसका भुगतान करना है, मात्र 5,000 रुपये, और इसकी स्लिप अपने पास रखनी है। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान करने के बाद पावती प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किए गए शुल्क का विवरण मुद्रित हुआ। अभ्यर्थी इस पावती को संभालकर अपने पास रखें एवं जब आप प्रवेश लेने जाएंगे जिस कॉलेज में, उस कॉलेज में जाके आपको क्या करना है बच्चे, उस कॉलेज में जाके आपको ये पावती लगेगी। तो ये आपकी जो फीस है, ये जो 5,000 रुपये, ये आपकी जो फीस रहेगी कॉलेज की, जो भी फीस रहेगी 25,000 26,000, उसमें ये एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, अब देखो सबसे महत्वपूर्ण छठवां जो पॉइंट है, आवंटित संस्था में उपस्थिति एवं प्रवेश। अब देखो क्या करना है, अब आपको जो कॉलेज मिला है, ठीक है, यहां पर आपको जाना है अभ्यर्थी प्रवेश लेने के लिए और काउंसलिंग शुल्क की पावती के साथ समस्त मूल प्रमाण पत्र आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होना है, बाकी की जो भी शुल्क है। ठीक है, इसके बाद शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को चाहिए गई सीट महाविद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में, देखो आपको वहां तो ये सब चीजें जमा कर देनी है जिस कॉलेज, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। सबसे पहले यदि आपको आवंटित नहीं होगा भाई, जो चाहिए गई सीट या महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है, तो अपग्रेडेशन के विकल्प के चयन के लिए आवेदन कर सकता है। इसमें अपग्रेडेशन के विकल्प का चयन करने वाले छात्र को एक सिस्टम जनरेटेड पत्र प्राप्त होगा जिसकी एक प्रति अभ्यर्थी को मिलेगी। अब यहां से भाई जैसे ही आपको कॉलेज में जाओगे, डॉक्यूमेंट जमा कर दोगे, फीस जमा कर दोगे, सीट लॉक हो जाएगी। अब आपको मन का कॉलेज नहीं मिलता है बच्चे, तो यहां पर आप जो आपका थर्ड ये है थर्ड स्टेप है, इसमें जाके आप अपग्रेड के लिए कॉलेज अपग्रेडेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहां कर सकते हैं कि भैया मुझे इसमें नहीं लेना है, मुझे और अच्छा चाहिए, और उसकी पावती अपने पास रख लेनी है। ठीक है, ये देखो पूरा का पूरा लिखा है। अब आपको क्या होगा, यहां पर आवंटित महाविद्यालय जहां छात्र ने उपस्थिति दर्ज कराई है वहां रिकॉर्ड में रखी जाएगी तथा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज ना लेकर, जैसे आपको वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है और आप कह रहे हैं कि मुझे अपग्रेडेशन के लिए डालना है, तो वहां से अपग्रेड के लिए वो डाल देंगे और आपके मूल दस्तावेज नहीं रखेंगे। यहां आपको कलर्ड फोटोकॉपी जमा करनी पड़ेगी। तो सिर्फ और सिर्फ एक सेट आपको कलर फोटोकॉपी का करवा के लेके जाना। अभ्यर्थी का अपग्रेडेशन होने पर नए आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को निम्न 3 दस्तावेजों के साथ उक्त महाविद्यालय उपस्थित होना होगा। देखो अब यदि आपका अपग्रेडेशन में नया कॉलेज मिल जाता है आपके मन का, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 दस्तावेज ले जाने, बाकी के कुछ नहीं। बाकी के जो आपके पुराने, जो आपको पहले कॉलेज मिला था उसमें जो आपके, वही आपके यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। देखो आवश्यक शुल्क भुगतान की पावती जो पहले किए थी 5,000 वाली, नए महाविद्यालय में मूल दस्तावेज जमा कराए थे उसकी पावती, यानी जो आपने वो दिए थे यदि करवाए थे, तो अपग्रेडेशन की सिस्टम जनरेट जो रसीद मिली थी वो ले जानी है बस। ठीक है भाई, तो देखो इससे ये पूरी जानकारी मैं बताता जा रहा हूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं। अपग्रेडेशन का विकल्प प्रवेश प्रक्रिया के प्रथम चक्र में ही उपलब्ध होगा। देखिए भाई, यदि आपको अपग्रेड कराना है तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही उपलब्ध होगा। बाकी आप सोच रहे हो कि यदि आप फर्स्ट में अपग्रेड नहीं करवाते हो सेकंड, तो सेकंड में नहीं मिलेगा ही। ठीक है, अपग्रेडेशन सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही मिलेगा, सेकंड में
नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया की समाप्ति के बाद अपग्रेड विद्यार्थियों द्वारा पूर्व आवंटित महाविद्यालय में जमा की गई शुल्क राशि एवं मूल दस्तावेजों का हस्तांतरण अंतिम रूप से जो आपको फाइनल किया गया है लास्ट में कॉलेज वहां पर मिल जाता है। यदि अपग्रेडेशन के विकल्प चयन करने के बाद भी अभ्यर्थी को इसके द्वारा चाहा गया महाविद्यालय नहीं मिल पाता है तो उसका प्रवेश प्रथम आवंटित महाविद्यालय में ही रहेगा तथा उसे पुनः उस महाविद्यालय में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए भाई एक चीज और, यदि आपने 5,000 रुपये भर दिए, देखो सबसे बड़ी चीज तो ये है मेरे बच्चों, याद रखना 5,000 रुपये आपने भर दिए और अपग्रेड के लिए डाल दिया और लास्ट 3 काउंसलिंग के बाद भी आपको कॉलेज नहीं मिला, आपको मनचाहा कॉलेज नहीं मिला और आप बोलते हो ये भी नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए, तो डायरेक्ट आपको फिर लास्ट ऑप्शन बचेगा कि जो पहली बार जो आपको मिला था अपने आप से उसी में एडमिशन आपका होगा, बाकी किसी में नहीं होगा, याद रखना ये चीज। और यदि आप ये सीट छोड़ते हो तो आपके ये 5,000 रुपये गए, ये नॉन रिफंडेबल है बेटा। ये देखो कोई कोई कॉलेज वाले ऐसे होते कर देते, बाकी के कॉलेज वाले नहीं करते, तो भैया ये जान सोच समझ के करना। 5,000 रुपये आपके यदि मार्क्स अच्छे हो बेटा तभी लेना, अदरवाइज बिल्कुल मत लेना क्योंकि 5,000 रुपये बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। 5,000 और मिलाओगे 1 साल पूरी तैयारी फिर से कर लोगे अच्छे से। चलिए भाई, तो आई होप कि ये पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी अच्छे से, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, अब किसी का कोई डाउट भी नहीं रहेगा, ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया, पूरा प्रोसीजर, इससे बेटर कुछ भी नहीं होता बेटा। चलिए एक लास्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए मैं देना चाहता हूँ टीसीएम परिवार की ओर से। अभी टीसीएम परिवार की ओर से एक लास्ट नोटिफिकेशन है, ये हमारे इस साल के रैंकर्स हैं। पवन वर्मा जी 47 रैंक ऑल ओवर एमपी में, कैटेगरी वाइज रैंक है, ये ओवरऑल रैंक है इनकी 81। वैशाली सेन ऑल ओवर रैंक है इनकी पूरे ऑल एमपी में, ठीक है। ये अभी इसी वर्ष 2024 के विद्यार्थी है, बाकी जो जब अलॉटमेंट हो जाएगा हमारे यहाँ से जितने विद्यार्थियों का, हम आपको हमारी लिस्ट जारी कर देंगे कि भैया हमारे यहाँ से इतने % विद्यार्थियों का ये इन विद्यार्थियों का इन कॉलेज में हुआ है। तो बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं बेटा, 70 से 80% रिजल्ट इस बार भी हमारा आ रहा है। इसके बाद देखिए पिछले साल क्रैश कोर्स में हमारे यहाँ 16 में से 12 बच्चे हमने दिए थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि सीधे सीधे 80% 90% बच्चा सिलेक्ट हुआ है। आप सिर्फ टॉपर मत देखिए, ठीक है बच्चे। नया बैच सेकंड दूसरा बैच संकल्प बैच 2.2 हमारा 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको हमारे जो सिलेक्शन रेट सबसे ज्यादा है बेटा, आप हकीकत मानिए, सिर्फ टॉपर से नहीं होता कि 1,000 रुपये, और मैं सच बात बताऊं 1,000 बच्चे भरे पड़े उसमें से 200 बच्चे निकल गए, कौन सी बड़ी बात है, उन 800 का क्या होगा बेटा। तो ऐसे बिल्कुल मत बहकावे में आओ किसी के, अनुभवी शिक्षकों की टीम है, ठीक है। ये चीजें आपको मिलने वाली है, हॉस्टल सुविधा भी है और आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलने वाले हैं। यूनिट वाइज टेस्ट होता है, हर साल हमारे नोट्स जो होते हैं अपग्रेड होते हैं, जैसा एग्जाम पैटर्न चेंज होता है उस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे नोट्स अपग्रेड होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको बहुत सारी चीजें रहने वाली हैं। तो भाई थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। चलिए हाँ ठीक है, सब ठीक ठाक। और मैं आपको एक चीज और बता दूं बेटा कि यहाँ पर डिजिटल क्लासेस हैं, सब कुछ है। इसके बाद देखो सबसे बड़े फैक्टर करता है फीस का। आजकल मैंने देखा, मेरे पास कई बच्चों के ऐसे कॉल आए जो बोलते हैं सर हमने 32,000 रुपये में ऑनलाइन कोर्स लिया है। भैया यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो यार, पेट के लिए 30-32,000 रुपये बहुत होती है। ऑफलाइन क्लास में 50-50,000 रुपये फीस वसूली जा रही है ना। तो हमने हमारे बच्चों के हित में रखते हुए भाई 10,000 रुपये फीस जो ऑनलाइन बैच के लिए है, इसमें भी आप इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। 5-5 हज़ार की 2 इंस्टॉलमेंट करके आप इस फीस को दे सकते हैं। प्रिंटेड नोट्स आपको घर पहुंचा जाएंगे ऑनलाइन बैच में। ऑफलाइन बैच में भी 18,000 रुपये फीस है, बहुत ही कम है और इसमें भी आपको सब फैसिलिटीज रहेंगी। यहाँ पर आप पूरे दिन भर यहाँ लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ सकते हैं। देखिए यदि हम बात करते हैं हॉस्टल की फीस की, बहुत ही नॉमिनल फीस है, 1,300 रुपये पर मंथ।
और यदि खाने की कहें तो 2500 रुपये पर मंथ। आप इंदौर जाइए, भोपाल जाइए बेटा, 10,000 रुपये रहना खाना अकेला पड़ता है। तो क्यों अपने माता पिता के पैसे बर्बाद करते हो और सिलेक्शन नहीं होता, घर आ जाते हो 50,000 रुपये फीस भर के। बेटा ऑनलाइन यदि आप सक्षम हो तो ऑनलाइन ले सकते हो, ऑफलाइन सक्षम हो तो ऑफलाइन ले सकते हो। बहुत ही नॉमिनल फीस है, ठीक है, बहुत ही नॉमिनल, इससे कम नहीं होती बेटा। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ खुद कि हमने ये, और यदि आप लोगों का इस तरीके से, जिस तरीके से प्यार TCM फैमिली को मिल रहा है, आने वाले समय में भी ऐसे ही मिलेगा, तो डेफिनेटली हम तो बिल्कुल सोचते हैं कि इस फीस को और कम करेंगे। नेक्स्ट ईयर हम इस फीस को और रिड्यूस करेंगे ताकि हमारे MP का हर एक बच्चा अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ सके, अच्छे से तैयारी कर सके और अपने माता पिता का, अपने एरिया का नाम रोशन कर सके। ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट हमारी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। क्या हो गया भाई इसको? चलिए, एक और इंफॉर्मेशन है कि जो बच्चे सिर्फ नोट्स चाहते तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हमारे अपडेट नोट्स प्रिंटेड हो चुके हैं। मात्र 2500 रुपये में आपको घर, इसी में आपका डिलीवरी चार्जेस से लगाकर जो अभी आपका पोस्ट ऑफिस का चार्जेस है, कोरियर का चार्जेस, सब कुछ इंक्लूड है, आपको घर भेजे जाएंगे। ऑल सब्जेक्ट के नोट्स हैं आपके, ये लिखा है यहाँ पर PAT AG 1 2 3 और CUD ICAR के लिए, है ना। एग्रीकल्चर प्लस PCM भी सभी के हैं यहाँ पर प्रिंटेड हैं, एग्रीकल्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसी के साथ ही आप हमें अधिक जानकारी के लिए और भी हमसे जुड़े रहने के लिए और भी अपडेट रहने के लिए एग्रीकल्चर से जो भी आपका है, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपको, ये हमारा ये जो आज का सेशन था, ये पूरा का पूरा सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आज ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और अपडेट रहिएगा। टेलीग्राम से आप जुड़े रहेंगे तो अपडेट रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करवाते। तो साथियों, मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। और डेली लाइव हमारा सेशन चलता है जिसमें हम MCQ प्लस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। तो जिन बच्चों अफोर्ड नहीं कर सकते क्लासेस, उनके लिए हमारा छोटा सा प्रयास है। तो डेली लाइव जुड़ें, 8 बजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।